अगर हम क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े और वेल्दी क्रिकेट बोर्ड्स की बात करें तो उसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का नाम शामिल है, जिनकी वर्थ मिलियन डॉलर्स में है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लिस्ट में टॉप 1 में कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि अपने देश में क्रिकेट की देखरेख करने वाली बीसीसीआई है, जिसकी वैल्यूएशन मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में है। ज्यादा पैसे होने की वजह से बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को ज्यादा पैसे देता है और उन पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा रिचेस्ट बोर्ड होने का फायदा बीसीसीआई को ऐसे मिलता है कि दुनिया भर के स्पॉन्सर्स और वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनकी तरफ आते हैं। उनके पास मानो पूरी दुनिया भर में चल रहे क्रिकेट का कंट्रोल है, जैसे आईसीसी के मैचेस ऐसे टाइम पर शेड्यूल करना जब उन पर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आए और आईसीसी के डिसीजंस में एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की तरह रोल प्ले करना। बीसीसीआई आज पूरी दुनिया भर के क्रिकेट का 80% रेवेन्यू अकेला लेकर आता है, तो इससे आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि बीसीसीआई आज कितनी पावरफुल पोजीशन में खड़ा है। लेकिन अगर हम आज से 40 साल पीछे चले जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय पर क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट बोर्ड्स डोमिनेट करते थे और इंडिया का कोई पूछने वाला ही नहीं था। इंडिया को एक वीक और पुअर क्रिकेट बोर्ड की तरह देखा जाता था, जिसकी फाइनेंशियल हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो अपने प्लेयर्स जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया था उन्हें अच्छे से पे भी कर पाए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड उस समय एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं था, जहां इंडिया का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर था। लेकिन आखिर में इन 40 सालों में ऐसा क्या हुआ जो बीसीसीआई सबसे गरीब से उठकर सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया? तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि इन सालों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने बीसीसीआई की किस्मत ही पलट दी। अगर हम बीसीसीआई की हिस्ट्री देखें तो वो ऑलमोस्ट 100 इयर्स पुरानी है। 1928 में बीसीसीआई को बनाया जाता है, जहां पर उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं आर.ई. ग्रंथ गोवन और एंथनी डी मेलो उसके पहले सेक्रेटरी बनते हैं। बीसीसीआई का गोल सिंपल था, इंडिया में क्रिकेट को बढ़ावा देना और ऑर्गेनाइज करना और साथ ही साथ इंडिया में क्रिकेट से ब्रिटिश मोनोपोली और कंट्रोल को हटाना। उसके बाद साल 1932 में इंडिया अपना सबसे पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच खेलती है इंग्लैंड के खिलाफ, जहां इंडिया वो 3 दिन तक चलने वाला मैच 158 रन से हार जाती है। इसके 20 साल बाद फाइनली इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच जीतती है, वो भी कैप्टन विजय हजारे के अंडर। उस समय पर बीसीसीआई की लीडरशिप महाराजास करा करते थे, जैसे महाराजा के.एस. दिग्विजय सिंह जी और नवाब हमीदुल्ला खान। उस टाइम पर बीसीसीआई को पैसों की बहुत तंगी थी, उनके पास प्लेयर्स को अच्छे से पे करने के भी पैसे नहीं थे। बीसीसीआई का एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था, जो था टिकट के सेल से आया पैसा, जो इनकंसिस्टेंट था। 1970s के अराउंड एक टेस्ट प्लेयर को एक टेस्ट मैच का सिर्फ 2500 रुपए मिला करता था, जो अमाउंट तो ठीक था, लेकिन साल में बहुत कम मैचेस होने की वजह से प्लेयर्स ज्यादा नहीं कमा पाते थे, जिस वजह से उन्हें एक स्टेबल इनकम के लिए रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना पड़ता था। इससे कम पैसे उन क्रिकेटर्स को मिलते थे जो डोमेस्टिक में खेलते थे। उस समय पर मैच फीस की बात करने वाले को बहुत अजीब नजरों से देखा जाता था और ये एक एलियन कॉन्सेप्ट था उस समय पर। जब भी इंडिया का एक इंटरनेशनल टूर प्लान होता था तब तो माने बोर्ड के ऊपर पहाड़ गिर जाता था। प्लेयर्स के ट्रैवल का खर्चा, खाना पीना, इन सब का खर्चा इतना होता था कि बोर्ड अकेला इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था और इसके लिए उन्हें बड़ी पार्टियों से लोन लेना पड़ता था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश के क्रिकेट के लिए बद से बदतर था। इस पीरियड को एक पॉवर्टी पीरियड भी हम कह सकते हैं, जहां बोर्ड को बहुत सालों तक पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। फिर आता है 80 के दशक का दौर, जब इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप खेलती है। ये साल इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल देने वाला था। इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसे ओपोनेंट्स को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप उठाती है, जिससे इंडिया प्रूव कर देती है कि वो भी बाकी टीम से कम नहीं है। लेकिन बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन वहीं की वहीं थी। उनके पास प्लेयर्स जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर आए थे, उनको देने के लिए भी इनफ पैसे नहीं थे। यहाँ पर लता मंगेशकर एक कॉन्सर्ट करती हैं, जिससे कलेक्टिव अर्निंग से इंडियन प्लेयर्स को उनका रिवॉर्ड मनी मिलता है, जो था 1 लाख रुपए पर पर्सन। इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के ऊपर अटेंशन बढ़ने लगता है। 1983 से पहले बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टिंग के लिए दूरदर्शन को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब जब इंडिया में क्रिकेट देखने का क्रेज बढ़ने लगता है तब ये रूल भी चेंज हो जाता है, जहां पर ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे जाते हैं। कमाल की बात यह होती है कि वर्ल्ड कप से पहले इंडिया में कलर टीवी आता है, जिस वजह से लोगों को क्रिकेट देखने में बहुत मजा आ रहा था। अब अपने क्रिकेटिंग हीरोज को कलर्ड पिक्चर में देखना फैंस के लिए और भी मजेदार हो गया था। अगला वर्ल्ड कप जो 1987 में होता है, उसे इंडिया और पाकिस्तान साथ में होस्ट करने वाले थे। अब एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करना यानी कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना। बीसीसीआई के सामने वही प्रॉब्लम आ गई थी, जो थी कि आखिर में पैसे लाए कहां से। ऊपर से दूरदर्शन ने भी उस समय पर अपनी रॉयल्टी पे करने से मना कर दिया, जो उनको ब्रॉडकास्टिंग के लिए उन्हें देनी थी। यहाँ पर आती है रिलायंस, जो पूरे टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए थोड़ा पैसा देती है। उस समय पर कंपनी 6 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देती है, जिससे वो ये टूर्नामेंट सक्सेसफुली होस्ट कर पाते हैं। इस टूर्नामेंट की सक्सेसफुल होस्टिंग के बाद दुनिया से एक गलत फहमी या कहीं एक मिसकंसेप्शन गायब हो जाता है कि क्रिकेट को सिर्फ इंग्लैंड ही होस्ट कर सकता है। इसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे देश में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के साथ साथ बीसीसीआई का रेवेन्यू भी बढ़ता है।
दरअसल 1991 आते आते सैटेलाइट टीवी का चलन शुरू हो जाता है, जिस वजह से दूरदर्शन की ब्रॉडकास्टिंग में जो मोनोपोली थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उस समय पर नए नए प्लेयर्स मार्केट में आने लगते हैं, जैसे स्टार टीवी और ESPN, जो हाई क्वालिटी कंटेंट टीवी पर दिखाने के लिए पैसे देती थी। 1993 में BCCI ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पहली बार दूरदर्शन को ना देकर एक कंपनी ट्रांसवर्ल्ड इंटरनेशनल को देती है इंडिया और इंग्लैंड के टूर को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। यहाँ पर BCCI को TWI 18 लाख रुपए देती है पूरी सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बदले। इसके बाद दूरदर्शन को अपने चैनल पर मैच दिखाने के लिए TWI को $1 मिलियन देने पड़ते थे। इसी के बाद से वो समय खत्म हो जाता है जब BCCI को DD को मैचेस दिखाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। अब BCCI हर टूर और सीरीज में लाखों रुपए छाप रही थी। 1996 में हुए वर्ल्ड कप में BCCI अकेले $50 मिलियन कमाती है ब्रॉडकास्टिंग डील से। इस टाइम पर इंडिया को अपना एक जर्सी स्पॉन्सर भी मिलता है, जो उनका पहला जर्सी स्पॉन्सर था, जो था ITC विल्स, जो एक तंबाकू कंपनी थी। दोनों की भी स्पॉन्सरशिप डील होती है, जिसके अकॉर्डिंग विल्स BCCI को 35 लाख रुपए पर टेस्ट मैच और 32 लाख रुपए पर ODI मैच के दे रहा था। ये डील साल 2001 तक चलती है। यहाँ से भी BCCI खूब पैसा कमाती है। फिर इसके 7 साल बाद 2008 में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखता है इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जिसके बाद BCCI के प्रॉफिट 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। IPL एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग की तरह शुरू होता है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन हजारों करोड़ों में पैसे लगाकर फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, जिसका पूरा पैसा BCCI की झोली में जाता है। ऊपर से अलग अलग टीम्स को बड़ी बड़ी कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं, जैसे सैमसंग, वीडियोकॉन और एयरसेल, जिनसे बहुत ज़्यादा पैसा IPL में बनता है। ऊपर से लीग की बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से BCCI ने अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट भी बड़े महंगे में बेचे सोनी स्पोर्ट्स और स्टार इंडिया जैसी कंपनीज को। इन सबको मिला के बस एक बार आंख बंद करके अंदाजा कर लो कि BCCI आज के टाइम पर इतने इनकम स्ट्रीम से कितना पैसा कमा लेता है। और आज IPL ही एक ऐसा लीग है जिस वजह से BCCI की वैल्यूएशन ने एक तेज रफ्तार पकड़ी और उसको दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड बना दिया। आज भी BCCI IPL से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू करती है। जैसे साल 2025 में एस्टीमेट लगाया जा रहा था कि बोर्ड ने 5000 करोड़ का रेवेन्यू करा है। तो ऐसे BCCI हर साल अपनी वैल्यूएशन बढ़ाती रहती है और तभी आज ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड का टाइटल लेकर बैठी है। आज अगर आप BCCI की वैल्यूएशन देखोगे तो वो है 18,750 करोड़, जो सभी क्रिकेट बोर्ड्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इस फिगर के आसपास भी कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं भटकता। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे BCCI पॉवर्टी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के रास्ते होते हुए एक ऐसे पॉइंट पर आ गई जहां उसके पास किसी भी क्रिकेट बोर्ड से सबसे ज़्यादा पैसा है। वैसे इस पर आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो भी बेल आइकन के साथ।